नमस्कार एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अभी जो है एसएससी जेएसटी की नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है? तो अभी हम लोग नोटिफिकेशन जो है हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या हम लोग इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्या-क्या ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5/6/2025 यानी कि आज की डेट में ये नोटिफिकेशन आ चुकी है और हम लोग इसके ऊपर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी सीट्स है, ये सब सारे जो है डिटेल्स जो है हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मुख्य बात है यहाँ पे दी गई है वो 5/6/2025 से ये जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि 5/6 मतलब आज से ये जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा 26/6/2025 तक, ठीक है? यानी कि 26 जून तक ये लास्ट जमा होगा एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो हमें कोशिश करना है कि मैक्सिमम 15 से 18 के बीच तक हम लोग इसको कंप्लीट भर दें, ठीक है? ताकि लास्ट टाइम का जो है वो जल्दबाजी में कुछ मिस ना हो जाए, तो हम लोग आराम-आराम से भर दें बीच में ही, ठीक है? और लास्ट डेट जो सबमिशन का है वो 26 तारीख को है रात को 11 बजे, ठीक है? तो लास्ट डेट का जो है हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग पहले ही फॉर्म जो है भर देंगे, ठीक है? तो लास्ट डेट का हम लोग इंतज़ार नहीं करते हुए पहले ही फॉर्म हम लोग को भर देना है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन जो पेमेंट अगर किसी कारण से रुक जाता है तो हम लोग 27 तारीख तक इसको भर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है? उसके बाद देखिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर हमें कुछ करेक्शन करना है तो 1 तारीख से लेके 2 तारीख, वो भी जुलाई की, ठीक है? तो जून में हम लोग फॉर्म भर देंगे 26 तक और 1 से लेके 2 जुलाई तक हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है। और मैं आशा करूँगा कि गलती ना हो और उम्मीद भी करूँगा कि गलती ना हो तो ही अच्छा। तो थोड़ा-सा टाइम लेके भरिए, इंटरनेट फ़ास्ट रखिए तो अच्छा, मतलब एक बार। और अगर आप जब भी ऑनलाइन फ़ॉर्म फ़िल अप करते हैं, तो किसी को साथ में लेके बैठिए ताकि अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है तो साथ वाला आपको बता दे, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए कि 2 लोग मिलके फॉर्म भरिए या फिर 3 लोग मिलके फॉर्म भरिए, ताकि जो है आपसे कोई अगर गलती रह जाए तो सामने वाला आपको बता दे कि यहाँ पे एक गलती हो गई है, ठीक है? ताकि वो करेक्शन का भी ऑप्शन आपको मिल जाए। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि सीबीटी का जो डेट है, सीबीटी का जो डेट है वो है 12 अगस्त। ये टेंटेटिव है, हो सकता है इसको चेंज भी कर दे, लेकिन मान के चलिए ये 12 अगस्त ही होगा। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज है 5 जून, ठीक है? जुलाई, अगस्त यानी कि मूल कुल मिला के मान के चलिए 60 दिन ही आपके पास बच रहे हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है? उसके बाद पेपर 2 की तैयारी करनी है आपको। तो पेपर 2 की तैयारी करने के लिए हमारा ग्रुप है ही जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाता है। तो आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से तो जुड़े हुए ही हैं, तो ग्रुप से भी हम लोग से जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग पर डे कुछ ना कुछ होमवर्क रहता है, पर डे या फिर 2 दिन में एक बार होमवर्क रहता है। होमवर्क चेक होता है, डिस्क्रिप्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी कुछ-कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल रहेगा, ठीक है? तो ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ग्रुप से आप लोग जुड़ पाइएगा, ठीक है? कुछ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए जो 12 अगस्त है वो हमारा डेट है, क्रूशियल डेट है एग्ज़ाम का और इसी को हम लोग लेके चलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, हमें इस दिन तक तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें कुल मिला के 60 दिन मान के चलिए हमें मिल रहा है, तो 60 दिन कुछ भी नहीं है, अगर हमने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया तो 60 दिन जो है तुरंत ही निकल जाएंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट हमारे लिए मिल रहा है। एक तो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज। दूसरा है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स एएफएचक्यू। तीसरा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सेम नाम है लगभग, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है? अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री है, उसमें होगा। फिर सीनियर ट्रांसलेटर और सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ, ठीक है? तो सीआरपीएफ में भी इस बार वैकेंसी दी गई है, लेकिन यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर की है और बाकी अदर भी जो है सीनियर ट्रांसलेटर की भी पोस्ट है, इसमें लेवल 7 है।
और पे रिवाइज होता है तो जेटीओ के लिए मेरे ख्याल से लगभग 70 के आसपास जो है, अच्छा एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, तो 70,000 के आसपास इसमें मिल सकता है। और एसटीओ के अगर हिसाब से पे रिवीजन के बाद अगर देखा जाए तो कुल मिला के 80 टू 90 जो है मिल सकता है। तो अच्छे से तैयारी करें और थोड़ा अच्छा रिजल्ट करे तो एक ही बार में हो जाए। चलिए हम लोग टेंटेटिव वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। तो टोटल टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही है 437। ठीक है, इसमें कुछ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगा ही, ठीक है, इंक्रीज ही होगा, घटेगा नहीं। ठीक है, हाउएवर फॉर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। तो जो एक्चुअल है, जो फाइनल होगा वो तो समय पे पता चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी। ठीक है, updated vacancies if any along with post wise and category wise vacancies will be made available on the website of the commission। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा आता है इंटीमेशन तो कमीशन के वेबसाइट पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट में नोट दैट स्टेट वाइज जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन। ठीक है, जैसे हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन से स्टेट में है या फिर कौन से जोन में वैकेंसी है, तो ये कमीशन जो है कलेक्ट नहीं करती। कमीशन क्या करती है, सेंट्रली जो है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में किसी भी हेड क्वार्टर का ऑफिस, ये किसी भी डिपार्टमेंट का हेड क्वार्टर है, तो वहाँ से वो वैकेंसी ले लेती है कि आपके यहाँ कितना खाली है। अगर 10 खाली रहा, 20 खाली रहा, तो वो अपने डिपार्टमेंट को जो है सारे ऑफिस को बोल देती है कि हाँ कहाँ कहाँ कितना खाली है, या फिर एक डाटा कंपाइल कर लेती है डिपार्टमेंट, और वो डाटा जो है 15 का हो, 20 का हो, वो एसएससी को दे देती है। और ये नहीं बताती है एसएससी को कि वो जोन वाइज कहाँ कहाँ वैकेंसी है, तो वो डिपार्टमेंट को ही पता चलता है। ठीक है, डिपार्टमेंट को पता रहता है, एसएससी को भी पता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कलेक्ट नहीं करती है, ये तो सही बात है। तो हम लोग नहीं जान सकते कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, वो टाइम आने पे थोड़ी बहुत जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि जानने के लिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप टेलीग्राम में भी, ताकि ये जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है या फिर पोस्ट से रिलेटेड जो है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सबसे रिलेटेड जो है आपको सूचना मिलती रहे। चलिए अब देखिए रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर पूरा ये टेबल बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कौन से इसके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, चलिए, अरे हाँ चलिए, ये हैंग हो रहा था। और ये अगला हम लोग बढ़ते हैं। द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन द ट्रांसलेटर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी पोस्ट जो है सेंट्रल रिजर्व फोर्स में जो है नहीं है। ठीक है, सीआरपीएफ में नहीं है। और ये हिंदी ट्रांसलेटर का जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा सब इंस्पेक्टर के। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है पीडब्ल्यू के लिए जो है, पीडब्ल्यूडी के लिए ये पोस्ट जो है उपयुक्त नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेशनैलिटी सिटीजनशिप जो लास्ट ईयर वाला था वो सेम टू सेम इस बार भी रहेगा, तो इसमें चर्चा मुझे लगता नहीं कि करूं मैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द वैकेंसी इफ एनी रिपोर्टेड इन दी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ में जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट ही जो है उसमें जा सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं जा सकते। ठीक है, ये इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। अब हम लोग आते हैं एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन कितनी है, किसकी है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है क्रूशियल डेट, द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द receipt of application from candidates. The age limit for the post is 18 to 30 years as on closing date of receipt of online application। तो आप लोग एक बार डेट को जरूर देख लीजिए कि एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि पता चले कि पूरी मेहनत कर दी उसके बाद डेट हमारा निकल गया, तो कोशिश कीजिए कि पहले से डेट जो है, जो एज रिलैक्सेशन है उसका क्राइटेरिया जो है आप लोग देख लें। तो एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मल एज होता है वो 18 से 30 साल का होता है। और यहाँ पे जो सीआरपीएफ का है वो है कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 25/6/1995, मतलब 25 जून से पहले का जन्म उसका नहीं होना चाहिए, 25 जून के बाद होना चाहिए। एंड लॉ नॉट लेटर देन 26 जून 2007। तो 26 जून 2007 के बाद भी नहीं होना चाहिए। 26 जून 2007 के बाद अगर होता है तो वो 18 से नीचे हो जाएगा और ये एक्सीड कर जाएगा एज।
ठीक है। जो क्रूशियल डेट है एज कैलकुलेट करने का वो है 25/6/1995। किसके लिए? सीआरपीएफ के वैकेंसी के लिए। ठीक है, सीआरपीएफ जो डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी के लिए। अब देखिए जो बाकी अदर ये क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या डेट जो है क्रूशियल है। द क्रूशियल डेट ऑफ फॉर एज रेकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एज 1/8/2025। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी ओएम नंबर इतना इतना इतना। ठीक है, तो बाकी जो पोस्ट है वो 1 अगस्त 2025 ये जो है क्रूशियल डेट दिया गया है। इसमें भी देखिए 18 से 30 साल होगा, लेकिन एज ऑन 1/8/2025 में उसको 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/2000 ये 1995 यानी कि 2 अगस्त 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसका अगर 2 जुलाई 1995 का हो गया या फिर 1 अगस्त 1995 हो गया तो वो जो है इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं होगा। और मैक्सिमम जो है डेट ऑफ बर्थ जो है उसके बाद नहीं होना चाहिए। कितना? 1 अगस्त 2007 के बाद वाला नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एज रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWBD के लिए अनरिजर्व जो है वो 10 साल है, PWBD OBC के लिए 13 साल है, SC ST के लिए PWBD के लिए 15 साल है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है। ठीक है, और ये जो क्राइटेरिया है एज एज ऑन 26/6/2025 का है, और सब इंस्पेक्टर के लिए 1/8/2025 फॉर अदर, मतलब ये सब ये क्या बोलते हैं सीआरपीएफ के लिए 26/6 ही है, और अदर डिपार्टमेंट के लिए 1/8 जो ऊपर हमने पढ़ा वही है। अब देखिए डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ, तो उसके लिए 3 साल है। और जो डिफेंस पर्सनल है SC ST है वो 8 साल रिलीफ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा ये हम लोग पढ़ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन form and the same recorded in the matriculation secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age and no subsequent changes will be accepted or granted। अब देखिए जो सर्टिफिकेट में हम लोगों ने देखा है जो 10th के सर्टिफिकेट में वही सर्टिफिकेट वाला डेट ऑफ बर्थ हमें आगे भी बढ़ना ये भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए वो हम लोग नोट कर लेंगे कि एक्स सर्विसमैन जो है कौन कौन हो सकते हैं। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो अच्छी तरीके से इसको पढ़ ले, और उन लोगों को तो एक्स सर्विसमैन को पहले से पता होगा कि क्या क्या मतलब नोटिफिकेशन में होता है, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ जो है यहाँ पे देख लिया जाए। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है। SC ST का क्या होना चाहिए, OBC का क्या होना चाहिए, वो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको लोगों को डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग ग्रुप से जुड़ के पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट producing OBC certificate issued within crucial cutoff date. The candidature of OBC candidate will remain provisional, subject to verification of his her claim by the appointing authority. ठीक है, हम देखिए क्या बोल रहा है कैंडिडेट को जो है प्रोड्यूस करना है OBC सर्टिफिकेट विद इन क्रूशियल डेट। ठीक है, क्रूशियल डेट किसका? क्रूशियल डेट जो नोटिफिकेशन है SSC का वो उसके उस डेट तक जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाला नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए कंपेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट भी दिया हुआ है और स्क्राइब का, तो जिस तरीके से जिसका होगा वो उस हिसाब से उसको छूट मिल जाएगा। ठीक है, 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है लगभग। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए ये बहुत ही मुख्य है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एज ऑन 1/8/2025 तक जो है रिजल्ट सबका निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो A to C के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन को लेके जो है कई लोगों के मन में जो है शंका होती है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर
नहीं हूँ। तो मैं कुल मिला के इतना बोल देता हूँ कि हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर हिंदी पढ़ी हो तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो। तो इस तरह से मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री को मिला के होना चाहिए हिंदी का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे फाइनली निकल के आता है पूरा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट टाइम था वही इस टाइम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए हिंदी में। इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, डिग्री लेवल में। उसके बाद दूसरा क्या क्राइटेरिया दे रहा है, मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी होना चाहिए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव डिग्री लेवल में, या फिर एग्जाम का जो मीडियम है वो होना चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया जो है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है। अगला है क्या, मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम और एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम। मतलब इसी का उल्टा बताया गया है यहाँ पे कि अगर हिंदी नहीं तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं तो हिंदी मीडियम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective। मतलब कुल मिला के हिंदी इंग्लिश का जो क्या बोलते हैं ढांचा जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो है होना चाहिए, कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years एक्सपीरियंस। मतलब ये डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से एक होगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा। अब देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या यहाँ पे क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी है, वो सारा सेम है लगभग। तो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर ये हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश होना चाहिए डिग्री लेवल पे, ठीक है, कंपलसरी हो या फिर इलेक्टिव हो, और मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में। दूसरा क्या बोल रहा है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी सॉरी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी। मतलब जो ऊपर वाला जो दिया हुआ है वही सेम टू सेम है। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है पढ़ के भी जो है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्या है सीआरपीएफ के लिए। तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं वो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुट 4 इंच, इसको मान के चलिए 5 फुट 5 इंच ही मान के चलिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 5 फुट 08 इंच, ठीक है, यानी कि 5 फुट 1 इंच मान के इसको आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन कितना है, कैटेगरी वर्बालिस कुमोनिस ये सब सारा जो है ये सब दिया हुआ रिलैक्सेशन इनके लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 फुट 3 इंच या फिर 5 फुट 3.5 इंच के बराबर होना चाहिए, और ये 4 फुट 92 यानी कि 4 फुट 10 इंच के बराबर होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब जो है जितना भी है उसके लिए ये वाला जो है 5 फुट 3.5 इंच मान के चलिए, और इसको जो है 4 फुट 10 इंच मान के चलिए उतना होना चाहिए। और चेस्ट जो है हम लोग देख लेते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, और एक्सपेंडेड जो है चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 76 है, 1 सेंटीमीटर की छूट है यहाँ पे, और यहाँ पे 82 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 81, मतलब यहाँ भी एक छूट है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो मेल फीमेल आपने देख लिया कि मेल फीमेल का कितना होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दोनों आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा जो भी भर रहे फॉर्म, तो एलिजिबिलिटी कम से कम चेक कर लीजिएगा तो थोड़ा सही रहेगा पहले से। वेट जो है जो हाइट के हिसाब से जो होता है एज पर रूल, आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं कि वेट कितना होना चाहिए रूल के हिसाब से,
उस हिसाब से आप लोग स्टैंडर्ड, वो तो 1-2 केजी आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मैच हो जाए। मेडिकल स्टैंडर्ड जो आईसाइट है वो 6/6 होना चाहिए, एंड 6/9 इन अदर विदाउट करेक्शन, ठीक है, विदाउट वेयरिंग ऑफ ग्लासेस और लेंसेस। मतलब नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं 6/6 होना चाहिए एक आंख में, और दूसरे आंख में 6/9 होना चाहिए कम से कम। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी, flat foot, squint in eyes or varicose vein, and they should possess high color vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties, and medically fit in all respect as specified in the guidelines issued by the central government for recruitment of medical examination from time to time. तो सीआरपीएफ में जो है ये फिजिकली जो है फिट लगभग आपको होना है, तभी जाके सीआरपीएफ में वो वैकेंसी आप फुलफिल कर पाएंगे। तो बाकी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड जो है नीचे दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कोई लाइन अगर नहीं समझ में आती है आप लोगों को तो आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, पोस्ट कोड जो था डी, यानी कि सीआरपीएफ के लिए जो था, उसमें भी लगभग सेम है, जितने भी थे सारे लगभग सेम ही है, ठीक है। क्वालिफिकेशन कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो पढ़ के कोई ये नहीं है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि एसएससी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगी, जैसा कि 1-2 साल 3 साल से हो रहा है। एसएससी नहीं कराएगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको जो डिपार्टमेंट आपको लेने वाला होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी, तभी जाके आपको सीट पे बिठाएगी, यानी कि जॉब देगी। उसके बाद हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फी, देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई जो है पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कुछ मैं पढ़ देता हूँ। ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस एंड हैव नॉट जनरेटेड their one-time registration on the new website will be required to do so as the earlier OTR generated on the old website। मतलब अगर न्यू में नहीं किया तो ओल्ड वेबसाइट में जाइए, ठीक है। एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा। ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस notice and have not generated their one-time registration on the new website will be required to do so as the earlier OTR generated on the old website will not be functional for the new website. Subsequent to OTR, the candidate can proceed to fill the application for examination. Once an OTR has been generated on the new website, it will continue to remain valid for all the examination to be applied for on the new website. The candidate instruction for OTR are given in Annexure 3 to this notice। तो यहाँ पर क्या है कि OTR हमें कर लेना है, ठीक है, और वो OTR जो है हमारा हर एक एग्जाम में जो है काम आएगा, ठीक है। और ये आधार बेस्ड होगा, ये करेंगे तो हम लोग इसको देख पाएंगे, जैसे नॉर्मली सीजीएल वाले भी करेंगे या फिर जिन्होंने किया होगा वो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। नीचे एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ भी है कि कैसे हमें करना है, वो पिक्चर भी दिया गया है। For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself herself. The application module has been designed to capture a photograph of the candidate filling of the application form. For this purpose, the candidate has to sit before the camera of the computer mobile phone when prompted by the application module and follow the following instructions while capturing the photographs। ठीक है, तो फोटोग्राफ जो है आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर से ही कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फोटोग्राफ देने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे। द अपीयरेंस ऑफ ए कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन शुड बी एज पर द फोटोग्राफ इन द एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड इज क्लियर विदाउट कैप और स्पेक्टिकल्स एंड विथ ए फुल फ्रंटल व्यू। मतलब कोई भी हम लोग चश्मा नहीं लगाएंगे, क्योंकि चश्मा अगर लगाते हैं ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, या फिर ग्लासेस भी अगर हम लोग लगाते हैं पावर वाला, तो वो वाला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है कि आंखों पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे फोटो में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो क्लियर होना चाहिए। कैप हमारा जो टोपी वगैरह नहीं लगाना है, कैप और चश्मा नहीं लगाना है। एप्लीकेशन विथ फोटोग्राफ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। और फोटोग्राफ जब भी आप लोग लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि फोटोग्राफ के चक्कर में भी क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो जिस हिसाब से बोला जाएगा, फोटोग्राफ नीचे दिया हुआ है, आप देख भी सकते हैं नीचे फोटोग्राफ, तो उस हिसाब से ही आप लोग फोटोग्राफ
खिंचवाइए, यानी कि खिंचवाइए नहीं, मतलब ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे उस समय आप लोग उस तरह से रेडी रखिए। और कोशिश कीजिए कि जो आपका जो क्लॉथ होगा, जो कपड़ा होगा, वो लाइट कलर का रखिए, ठीक है। लाइट कलर का क्यों रखिए, क्योंकि आपका फेस उसमें उभर के दिखेगा, ठीक है। अगर फेस का कलर अगर वाइट है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लाइट ना पहन के नॉर्मल जो डीप कलर, थोड़ा सा डीप कलर होगा वो पहनिए, एवरेज टाइप का, ताकि जो फेस का और जो ड्रेस है उसका जो कंट्रास्ट है वो बना रहे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि फेस का कलर और कपड़ों का कलर मैच हो जाए, ठीक है। मैं अगर थोड़ा सा सांवला हूँ तो सांवले कलर का कोई भी ऐसा कलर पहन लिया जिसमें फेस का कलर और जो कपड़े का कलर है वो मैच हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि ऐसा फोटोग्राफ आप लोग मतलब दीजिएगा, आप ऐसे कपड़े पहन के दीजिएगा जो आपके चेहरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो कलर उसका, ठीक है। यानी कि चेहरा और फोटोग्राफ का जो कलर है, वो कपड़ों का कलर है, जो थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है। ये होता है बेसिक जो है फोटोग्राफ जब हम लोग खिंचवाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल सच एप्लीकेशंस वेयर द फोटोग्राफ ऑफ हिज प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड विल बी rejected. However, the application of candidate submitted through Aadhaar based authentication process will not be rejected on the aforesaid grounds. ठीक है, तो पहले बहुत सारा कैंसिल हो जाता था, लेकिन अभी जो है नहीं होगा। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट ensure that the photograph is captured as per the given instructions. If the photograph is not captured by the candidate in the desired format, his application candidature will be rejected or cancelled. ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ हम लोग कैसे मतलब खिंचवाएं। However, the application of candidate submitted through Aadhaar based authentication process will not be rejected on the aforesaid grounds. ठीक है, उसके बाद देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन सिग्नेचर ऑन इन जेपीजी फॉर्मेट 10 to 20 KB। और हम लोग को कोशिश करना है कि जो हम लोग स्कैन करेंगे फोटोग्राफ, ये सिग्नेचर जो है वो स्कैन करेंगे तो स्कैनर से स्कैन करें। वो फोटो जो है हम लोग मोबाइल से खींच के डाल देते हैं और अच्छा आता भी नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा मतलब मोबाइल से भी खींचे तो अच्छा स्कैनर यूज़ कीजिए। वी फ्लैट एक आता है, वो भी जो है स्कैनर अच्छा है, तो उससे कोई भी वाटर मार्क नहीं आएगा और स्कैन भी अच्छा होगा। अगर आपकी जो उंगली भी बीच में आ जाती है तो वो वी फ्लैट जो है वहाँ पे स्कैन करके उसको हटा देगा, ठीक है, काट देगा, यानी कि सॉफ्टवेयर में हटा देगा, फोटो में हटा देगा, असल में नहीं काट पाएगा वो सॉफ्टवेयर आपकी उंगली, ठीक है। तो उंगली भी अगर आ जाती है तो वो वहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा वहाँ से। तो इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट 6 to 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 जो है विथ होनी चाहिए, यानी कि ऐसे अगर हम लोग लंबा देखेंगे तो 6 होना चाहिए, और ऐसे जाएगा तो वो 2 जाना चाहिए, ऐसे 6 जाना चाहिए, ठीक है। However, the application of a candidate submitted through Aadhaar-based authentication process will not be rejected on the aforesaid ground. ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग का रिजेक्ट नहीं होगा। लास्ट डेट जो है सबमिशन का ऊपर हम लोग देख ही चुके थे कि 26/6 है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सच मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। जो हमने पहले बोला था कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, पहले ही भर देना है, ठीक है। The Commission will not be responsible for the candidate not being able to submit their application within the last date on account of the aforesaid reasons or for any other reasons beyond the control of the Commission. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट चेक थ्रू प्रीव्यू प्रिंट ऑप्शन दैट दे हैव filled correct details in each field of the application form. They should also check that photograph and signature are meeting all the above requirements. Candidates are advised to keep a copy of the application. ठीक है, एप्लीकेशन भरते समय हम लोग सारा एक बार देख लेंगे प्रीव्यू करके कि सारा जो डिटेल हमने भरा है वो सही है कि नहीं है। फी पेमेंट जो है 100 का करना है, वुमेन और SC ST जो है उनको छूट है, ठीक है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन जो है मोड जो है वो सब पढ़ लीजिएगा, वो सिंपल है, फ़ोन पे से कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है 1 से 2 जुलाई रहेगा, 23 तारीख तक, ये 23 बजे तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा, उसमें से आपका पड़ेगा, तो आप लोग जोन जो है ठीक से सेंटर जो है सेलेक्ट कीजिएगा। ये बहुत अच्छा इस बार किया है कि छोटे छोटे शहरों में भी अब यहाँ पे
सेंटर होने लगे हैं। ठीक है, पहले ऐसा होता नहीं था, पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, मेन शहर में जाना पड़ता था, इधर उधर भटकते रहते थे हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हम लोग आते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो पहले का था वैसे ही है अभी भी। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 100 नंबर का आएगा, ट्रांसलेशन और ऐसे 200 मार्क्स का आएगा। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की भी तैयारी लास्ट ईयर भी हमने थोड़ी बहुत करवाई थी पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए भी हमने मतलब करवाई थी। लगभग 3 साल से 4 साल से हम लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं, इससे पहले ऑफलाइन करवाते थे। तो अभी भी जो कैंडिडेट करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। ठीक है, दोनों से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ के वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो पहले का था ये सेम सेम है। इसमें और भी डिटेल जानना हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा ही, ये पहले भी होता था जिस तरह से लास्ट टाइम हुआ था। पेपर 2 जो है हम लोगों का क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे होगा, और ट्रांसलेशन होगा। जैसे देखिए ट्रांसलेशन हम लोग को करना है एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और एक हिंदी में ऐसे लिखना है, एक इंग्लिश में लिखना है। और हर एक पैसेज जो है ट्रांसलेशन का 50-50 नंबर का होगा, और हर एक ऐसे भी जो है 50-50 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के होंगे। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन जो लास्ट टाइम था वो सेम टू सेम है कि हम लोग को एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ अच्छे से लेके जाना है, आईडी कार्ड लेके जाना है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन हॉल। Candidate who have not undergone Aadhaar based authentication will required to report at the examination center 2 hours before the schedule start of the examination। जब शेड्यूल होगा एग्जामिनेशन का तो 2 घंटे पहले उनको जाना है। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या 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 हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो डिपार्टमेंट जो आपको लेगा इस पोस्ट पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। तो इसमें सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस डॉक्यूमेंट को जो है आप लोगों को रेडी करके रखना है। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस जब फॉर्म आएगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस जब आएगा तब हम लोग इस पे ध्यानपूर्वक भरेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और अच्छे से मतलब गाइड भी कर दिया जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस में क्या क्या भरना है। तो ये सब चीज़ आप लोग कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे रह तो नहीं गया। रिजोल्यूशन ऑफ टाइज, ये वाला हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ टाइज, अगर टाई हो जाता है तो क्या होगा। इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2, टाई विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड वन आफ्टर अनदर अंटिल द टाई इज रिजॉल्व। सबसे पहले क्या देखा है, टोटल मार्क्स इन पेपर 2। पेपर 2 में कितने मार्क्स है टोटल, पेपर 1 में कितने मार्क्स है, डेट ऑफ बर्थ किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जो पहले मतलब बूढ़ा होगा, यानी कि बूढ़ा नहीं बोल सकते, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो है नाम जिसका पहले रहेगा, यानी कि ए से नाम जिसका रहेगा वो पहले चुना जाएगा, और जिसका सी रहेगा, बी रहेगा, वो बाद में चुना जाएगा। तो ये लेकिन ये वाला क्राइटेरिया जो है सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये क्राइटेरिया जो है अब किसी के नाम पे तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, सभी लोग ऐसा नाम रखेंगे जिसमें 3 बार ए आए, 4 बार ए आए, मतलब जितने बार भी ए रखेंगे वो जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेंड चला जाएगा कि डबल ए वाला, ट्रिपल ए वाला नाम यहाँ पे देखने को आने वाले समय में मिलेगा। तो ये जो है बहुत ही मतलब थोड़ा सा अटपटा क्राइटेरिया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट से अगर नाम को देखा जाए तो। ठीक है, चलिए अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये तो हम लोग पढ़ लेंगे इसको। ये क्या क्या हम लोग को नहीं करना है, क्या क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। कमीशन डिसीजन, फाइनल कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब सारा कुछ है। और और हम लोग आते हैं नीचे, सर्टिफिकेट जो है ये वाला है। देखिए प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैसे हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, और इसमें फिगर भी बना के दिया हुआ है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है कि कैसे कैसे हम लोगों को करना है। ठीक है, यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद आगे फिलअप कैसे करना है वो भी दिया हुआ है।
तो इसको आप लोग जो है नोटिफिकेशन में देख के एक बार समझ लीजिए, ठीक है। फॉर्म अकेले मत भरिए, 1-2 लोगों को साथ में बिठाकर भरिए जो आपके साथ तैयारी करते हो। तो थोड़ा-सा डिटेल भरने में आप लोगों को थोड़ा आसान रहेगा। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी सामने वाला बता देगा कि हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज ये जो है नोटिफिकेशन हमने देख लिया है थोड़ा। किसी को भी अगर कुछ भी संशय हो तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं तैयारी के लिए। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इस नोटिफिकेशन को जल्दी से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ट्रांसलेशन और ऐसे की तैयारी अच्छी तरीके से आप लोग को करा दी जाएगी और प्रयास तो यही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।